गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम कौन सा लेसन 14 लेसन पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके पहले के हमने खालिस्तान और प्रश्न उत्तर देखे थे। आज उसके आगे के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न 9वां है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत धारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो जो लाइट बनाने वाले लाइनमैन होते हैं, है ना, तो जो बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत यदि उस बारिश के मौसम में करते तो वो सुरक्षित होती है या नहीं? तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नहीं। लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है, जिससे लाइनमैन को विद्युत झटका लग सकता है ना। कि बारिश के समय क्या होता है, यदि कोई लाइनमैन रहता है और मुख्य लाइन से वो विद्युत की तारों की मरम्मत करता है तो वो उसके लिए सुरक्षित नहीं होता है ना। क्यों सुरक्षित नहीं होता? क्योंकि हमने देखा पढ़ा है ना कि वर्षा का जल क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होने के कारण क्या होता है, यदि लाइनमैन वहाँ पे काम करेगा उस समय बारिश के टाइम में, तो क्या होता है, उसके करंट लगने का डर रहता है। करंट लगने के कारण कई बार क्या होता है, यदि कोई मतलब लाइनमैन है, यदि बारिश के दोनों में मुख्य लाइन में काम कर रहा है तो झटका लगने से कई बार उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए क्या है कि लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है। समझ में आया बच्चों इतना आपको, है ना? अब इसमें क्या है, पहली बूझो है ना इस बुक में आपके, तो पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका कारण क्या हो सकता है ना? क्या सुना था उसने कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना कि अशुद्ध जल, है ना। अशुद्ध जल क्या है, आपने पढ़ा है अशुद्ध जल क्या होता है ना, जो लवण युक्त नहीं रहता ना, जिसमें लवण नहीं रहते, वो क्या कहलाता है, अशुद्ध जल कहलाता है। तो क्या वर्षा का जल भी उतना सूक्ष्म है? तो उसके लिए उसने क्या किया, एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके उसका टेस्ट किया, उसका परीक्षण किया। तो उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? तो क्या है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह ही शुद्ध होता है ना। क्या होता है, वर्षा का जल भी जैसे अशुद्ध जल शुद्ध होता है उसी प्रकार वर्षा का जल भी शुद्ध होता है, लेकिन वातावरण अशुद्धियों से भरा पड़ा है। जो वायुमंडल है, वातावरण है, जो वो अशुद्धियों से भरा पड़ा है। तो जब ये वर्षा का जल ज़मीन पे गिरता, बारिश होती है, तो क्या होता है, ये अशुद्धियाँ क्या होती है, वर्षा के जल में घुलकर इसे विद्युत का चालक बना देती है ना। अशुद्ध जल क्या है, वो विद्युत का कुचालक होता है ना। अशुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हमने पढ़ा था ना अशुद्ध जल में, और जैसे समुद्र का जल है उसमें क्या होता है, जो लवण मिलते हैं, लवण मिलने के कारण क्या होता है, वो जल विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब वर्षा का जल अशुद्ध जल मतलब शुद्ध रहता है, लेकिन हमारा वातावरण क्या है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, तो वो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, वर्षा के जल में घुलकर उसे विद्युत का चालक बना देती है। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया है? तो अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है कि अपने आसपास की उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए, है ना। आपके आसपास मतलब जो विद्युत लेपित, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं। विद्युत लेपन आपने पढ़ा है ना कि किसी भी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत लेपित कहलाता है। तो आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं, है ना, उसकी आपको सूची बनानी है। तो कई वस्तुएं आपके आसपास हो सकती हैं, तो कौन कौन सी है विद्युत लेपित वस्तुएं? साइकिल का हैंडल, कार के पहिए, कृत्रिम गहने, जैसे मैंने आपको बताया था गहने चांदी और सोने के गहने रहते हैं। जैसे किसी भी मतलब धातु पर चांदी की परत चढ़ाते हैं तो वो गहने हमको कैसे प्रतीत होते हैं, चांदी के समान प्रतीत होते हैं। या चांदी के गहने पर सोने के
परत चढ़ा दी जाती है तो वो गहने हमें कैसे प्रतीत होते हैं? सोने के गहने प्रतीत होते हैं। तो कृत्रिम गहने ये कहलाते हैं कृत्रिम गहने। स्नान गृह के नल, है ना, जो आपके वॉशरूम वगैरह स्नान गृह में नल होते हैं वो किसके रहते हैं, है ना, उसमें भी विद्युत लेपन किसका, है ना, हमने पढ़ा था कि किसका उसमें विद्युत लेपन किसका होता है बच्चों? हमने पढ़ा था क्रोमियम का, है ना। कौन सी धातुओं का? क्रोमियम धातु का उस पर विद्युत लेपित होता है। गैस चूल्हे के बर्नर जो रहते हैं वो भी विद्युत लेपित वस्तु। इसके अलावा भी और बहुत सारी विद्युत लेपित वस्तुएं हैं ना, तो आप उसकी सूची यदि आपको मालूम है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। प्रश्न 12वां क्या है? जो प्रक्रिया आपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी है वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है ना। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ और अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन निर्मल टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण लिखिए। हमने पढ़ा था ना, विद्युत लेपन दर्शाते हुए भी एक पढ़ी थी, है ना, कि एक जार में हम क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? कॉपर की छड़ डालते हैं, है ना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। तो क्या है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है ना। कॉपर सल्फेट जो हम विलयन बीकर में लेते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या होता है? मैं ना ये जब क्रियाकलाप मैंने समझाया था तो ये आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट 2 कॉपर और सल्फेट में नियोजित होता है। कॉपर सल्फेट जो रहता है वो कॉपर और सल्फेट में नियोजित होता है। कॉपर ऋण टर्मिनल पर जुड़े हुए अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है। जो कॉपर होता है वो ऋण टर्मिनल पर जुड़े अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है, और जबकि धन टर्मिनल पर जुड़ा हुआ शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। जो कॉपर रहता है ना वो दूसरी उसमें कॉपर की छड़ में मतलब एकत्रित होता जाता है, और दूसरा क्या, जो धन है टर्मिनल से जुड़ा हुआ शुद्ध कॉपर क्या है, वो इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब जितना भी आपको कराया गया है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।